नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक वे में लेकर जा रहे होंगे। दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 का आज ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमने फिजिक्स के कंटेंट को शुरुआत की है। जिसमें हमने पहले यूनिट 1 में क्या क्या है इस पर हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 में जो यूनिट 1 है उसमें सबसे पहले कार्य, बल, ऊर्जा के बारे में बात की गई है। उसमें गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, वायुमंडलीय दाब एवं कार्य के बारे में बताया है। पहले पॉइंट में हमें इन सब का डीप डिस्कशन करना है। अगला जो पॉइंट है दूसरा आएगा आपका इकाइयाँ, यूनिट्स, माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, फिर गति, वेग, त्वरण के बारे में हम बात करेंगे। अगला पॉइंट होगा ध्वनि, परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, शोर और संगीत के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ध्वनि संबंधित शब्दावली होगी, जैसे ध्वनि का आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या है, तरंग लंबाई क्या है, इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो बिंदु है उसमें वो आएगा आपका विद्युत। क्या है विद्युत, कितने प्रकार के सेल होते हैं, विद्युत परपथ के बारे में अध्ययन करेंगे। चुंबक क्या है, चुंबक के गुण कौन कौन से हैं, कृत्रिम चुंबक का निर्माण कैसे होता है, चुंबक के उपयोग, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट प्रकाश के बारे में संपूर्ण अध्ययन क्या है, प्रकाश के विभिन्न गुण, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, प्रतिबिंब इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऊष्मा में ताप मापन आएगा आपका, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारी ये जो पेपर 3 है एमपीपीएससी मेंस का, उसकी ये यूनिट 1 है। कौन सी यूनिट है? फर्स्ट यूनिट है, जिसमें भौतिकी यानी फिजिक्स के सब जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर किया गया है। तो हम आज स्टार्टिंग करेंगे कार्य से। हम सिलेबस के एक एक पॉइंट को विस्तार से कवर करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि सिलेबस में दिए हुए बिंदुओं में से आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए। इसलिए हमने पूरा प्रयास किया है कि सिलेबस के संपूर्ण एस्पेक्ट से क्या क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, सबको कवर करने की कोशिश की है। तो हम शुरू करते हैं अपना। पहले हम पढ़ेंगे कार्य के बारे में। ठीक है, कार्य क्या है? कार्य यानी जिसे इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। तो कार्य क्या है? अगर हम भौतिकी में देखें तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। मान लिया ये ऑब्जेक्ट है कोई, हम इस पर बल लगाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको फोर्स कर रहे हैं। अगर इसमें विस्थापन हो जाता है, यहाँ की जगह ये यहाँ आ जाता है, समझ रहे बात को, तो हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने इस पर फोर्स किया, बल लगाया, और ये ऑब्जेक्ट अब खिसक कर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। मतलब अगर हमने किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर बल लगाया है, उसमें विस्थापन हुआ है, तो उसको हम कार्य की श्रेणी में रखेंगे। और अगर विस्थापन नहीं हुआ है तो हम कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है या कोई दीवार है, ठीक है, मैं इसको फोर्स कर रही हूँ, लेकिन ये दीवार बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हो रही है, बिल्कुल हल डुल नहीं रही है, तो कहा जाएगा कि मैंने कोई कार्य नहीं किया है। चाहे जितना बल लगाओ, जब तक विस्थापन नहीं होगा उसको कार्य नहीं कहा जाएगा। तो कार्य तभी कहा जाएगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स करते हैं, बल लगाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट में विस्थापन हो जाता है, यानी वो अपनी स्थान से किसी अन्य स्थान पर विस्थापित हो जाता है। मोटा है तो खिसक के दूसरी जगह पहुंच जाता है, पतला हो जाता है, थोड़ा सा भी अगर उसमें विस्थापन होता है तो उसको हम कार्य की श्रेणी में रखते हैं। और अगर विस्थापन नहीं होता है, वस्तु एज इट इज बनी रहती है, तो उसको हम कार्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो क्या परिभाषा है, मैंने कम शब्दों में परिभाषा को समेटने का प्रयास किया है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी जाकर लिखना है। अगर यही हम उसको फैला देंगे तो कम शब्दों में आप कैसे समेटेंगे। परिभाषा यही है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम कार्य कहते हैं।
भौतिकी में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द को परिभाषित करते समय आपको 3 बिंदुओं को ध्यान रखना है। पहला तो आपको उसकी क्या देनी है, परिभाषा देनी है, ठीक है। दूसरा, वह कैसी राशि है ये आपको बताना है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, ये आपको बताना है। उसका मात्रक क्या है ये आपको बताना है, और उसकी विमा, उसका विमीय सूत्र। इन बिंदुओं में हम भौतिकी में जब आंसर देते हैं, फिजिक्स में जब आंसर देते हैं, तो हमारे आंसर की क्वालिटी जो है बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप बात को। फिजिक्स में आपको किसी भी आंसर को फ्रेमिंग करते समय, लिखते समय डेफिनेशन पर, राशि पर, कैसी राशि है, सदिश अदिश राशि है, उसका मात्रक क्या है, उसका विमीय सूत्र क्या है, इन बिंदुओं के अंतर्गत आपको उसको पूरी फ्रेमिंग करनी है, पूरा आंसर देना है। परिभाषा, राशि सदिश है या अदिश है, मात्रक क्या है उसका, और विमीय सूत्र क्या है। मैं आपको मात्रक और विमीय सूत्र दोनों ही निकालना बताऊंगी, तो आप बड़े ही ध्यान से एक एक शब्द को सुनते रहें, क्योंकि देखा जाता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मात्रक और विमीय सूत्र याद कहाँ तक करेंगे आप। एक रटने वाली चीज़ और कॉन्सेप्ट क्लियर होना, दोनों में ही अंतर होता है। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती है, और कहीं से भी प्रश्न आए हम उसको कर ले जाते हैं। लेकिन आपने दो चार चीज़ें रट रखी हैं और चीज़ें और प्रश्न कोई दूसरा आ गया, तो वहाँ आप फंस जाएंगे, आपको प्रॉब्लम हुई कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। समझ रहे हैं। तो इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि किसी भी फिजिक्स में किसी भी वस्तु की, कार की और अन्य इकाई की कैसे विमाएं निकालते हैं, कैसे मात्रक निकालते हैं, ये कौन सी राशि है, अदिश है, सदिश है। सदिश अदिश राशियों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको हम बता दें कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, उसे हम सदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता है उसे अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है। तो कार्य की विमा क्या है। कार्य होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। मतलब जब हम किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करते हैं तभी तो कार्य कहते हैं। तो कार्य क्या हो गया आपका, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ मात्रा को विमाएं निकालना सिखा दूं। जैसे कि W कार हो गया, बल F हो गया। आपने पढ़ा होगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम, F बराबर क्या पढ़ा है आपने, M ही पढ़ा है ना, M ही पढ़ा है ना। बल की दिशा में विस्थापन हो गया S, S को हम दूरी D से दिखा सकते हैं, ठीक है, L बोल सकते हैं इसको। तो E हो गया। अब इससे हम क्या निकालेंगे, आपकी विमाएं निकालेंगे। M का क्या हो गया आपका, किलोग्राम हो गया, ठीक है। ये हो गया त्वरण। त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है ना त्वरण, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर यानी कि लेंथ, मीटर यानी कि लेंथ हमने क्या पढ़ा था, F बराबर एम ए, ठीक है। तो W बराबर क्या हो गया, एम ए इंटू एस। एम किलोग्राम वाला हो गया, त्वरण हो गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यानी कि लेंथ, मीटर यानी कि लेंथ पर सेकंड स्क्वायर यानी कि टी। सॉरी मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ ना। ये देखिए आप 1 मिनट, W बराबर एम ए इंटू एस, ये आपका किलोग्राम हो गया, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और ये भी दूरी है आपकी, तो ये भी आपकी मीटर होगी। तो इसका मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया कार्य का मात्रक। समझ में आया आपको। W बराबर क्या था, बल गुणा विस्थापन, बल F बराबर एम ए, विस्थापन तो D है ही S, तो M किलोग्राम, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूरी ये भी मीटर हो गई, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया आपका W का मात्रक। इस तरीके से तो हम मात्रक निकालते हैं। अब विमा कैसे निकालेंगे, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है ना, विमा में किलोग्राम को M से व्यक्त करते हैं, मीटर को L से व्यक्त करते हैं, ठीक है, और पर सेकंड स्क्वायर यानी कि T टाइम, और टाइम बटे में है, अगर ऊपर आएगा तो उसकी पावर माइनस की हो जाएगी। तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर लिखती हूँ। हमने क्या लिखा था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको विमा में चेंज करेंगे, किलोग्राम के लिए एम, मीटर लेंथ के लिए होता है, और पर सेकंड स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी, टाइम ML/T-2 कार्य की विमा हो गई। इस तरीके से हम विमाओं को निकालते हैं, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यदि बल्ब किसी कोण पर लगाया जाए, मान लीजिए ये दीवार है और इस तरीके से हम इसको किसी कोण पर बल्ब लगा रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो जब जो विस्थापन होगा तब वो कार्य एफ एस कॉस थीटा कहलाएगा। जब हम बल्ब को किसी कोण पर लगाते हैं तब कार्य को हम एफ एस कॉस थीटा बोलते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से एक ही दिशा में गतिमान है तो त्वरण शून्य होगा, क्योंकि जब वस्तु एक समान चाल से चलेगी तो त्वरण शून्य होगा। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर होती है। लेकिन जब वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो वेग में परिवर्तन शून्य होगा। जब परिवर्तन शून्य होगा तो त्वरण भी शून्य होगा, और जब त्वरण शून्य होगा तो F बराबर m से बल भी शून्य होगा, और जब बल शून्य होता तो कार्य गुणा बल गुणा विस्थापन से कार्य भी शून्य होगा। समझ में आया आपको? एक समान चाल से चलने पर वेग में परिवर्तन शून्य होगा, वेग में परिवर्तन शून्य होगा तो त्वरण भी शून्य हो गया, और त्वरण शून्य होने पर F बराबर m से बल भी शून्य हो गया, और बल शून्य होने से कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन से कार्य भी शून्य होगा। इस तरीके से यदि कोई वस्तु एक समान चाल से एक ही दिशा में गतिमान है तो त्वरण शून्य होगा, बल शून्य होगा और कार्य भी शून्य होगा। ठीक है। यदि कोई वस्तु, नेक्स्ट है, यदि कोई कुली सिर पर बोझ रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर गति कर रहा है, मतलब इस तरीके से कोई कुली खड़ा है और उसके सिर पर क्या है? बोझा रखा हुआ है, ठीक है, एकदम लंबवत 90 डिग्री कोण पर, और प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। तो इस स्थिति में थीटा क्या होगा? थीटा होगा आपका 90 डिग्री। थीटा क्या होगा? थीटा होगा आपका 90 डिग्री। जब कुली प्लेटफॉर्म पर बोझा रखकर सीधे चल रहा है तो थीटा 90 डिग्री होगा। और कार्य हमने क्या पढ़ा है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है। आपने कक्षा 10वीं में पूरी सारी पढ़ी होगी साइन कॉस टेन की, उनके मानों वाली, तो आपको आई होप याद होगा। नहीं होगा तो आप फिर से जाके रिवाइज कर सकते हैं। तो कॉस 90 का मान 0 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा से कार्य बराबर भी 0 हो गया। यानी जब कोई व्यक्ति अपने सर पर बोझा रखकर लंबवत चलता है, यानी जब थीटा 90 होता है तो कार्य भी 0 होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कार्य का मात्रक। कार्य का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। कार्य हमने क्या पढ़ा है? एफ एस, यह एफ थी, बल गुणा विस्थापन। तो बल तो हम जानते ही हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया। तो न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू जूल, यानी कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। जूल को हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम ऊपर आपको बता कर आए हैं। इसमें कोई कंफ्यूज मत रहिएगा, एक ही बात है। ठीक है। सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। अगर हम जूल और अर्ग में संबंध आपसे पूछ लिया जाए, 3 मार्कर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जूल और अर्ग में संबंध व्यक्त कीजिए, तो आप सिंपल से इतना लिख के आएंगे 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। और इसमें आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपसे उसने पूछा है कि कार्य को जूल और अर्ग मात्रक में संबंध क्या होता है। आपने बता दिया 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। सिंपल सा 3 मार्कर में ऐसे ही प्रश्न आने वाले, क्योंकि 10 शब्द से ज्यादा सीमा नहीं है लिखने की, तो प्रश्न भी ऐसे ही करेंगे जिसमें 10 शब्द से ज्यादा ना लिखना पड़े। ओके, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लिखकर फीडबैक जरूर दिया करें। और आप सब इतने महान भाव हैं, ना तो लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे, ना फीडबैक देंगे। दाग देती हूँ आपकी महानता की मैं, है ना। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपसे थोड़ी सी, अब मेरी मेहनत का ही फल ले दिया कीजिए। मानता भी काफ़ी है आपकी, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपने काम में डेडिकेटेड हूँ। मुझे जो करना है वो करना है। किसी एक का भी भला होता है अगर मेरे काम से, तो बस मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं तो ये अच्छे से जानती हूँ कि भीड़ कभी नहीं पड़ती, क्योंकि अगर कोई नाचने कूदने वाला अगर वीडियो होगा ना तो उसको लाखों करोड़ों लाइक आ जाएंगे। लेकिन बात जहाँ पढ़ाई की होती है, क्योंकि उसे लाइक बन जाएगी ना लोगों की पढ़ने से, तो लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। पढ़ाई को कौन, अच्छे कामों को कौन प्रोत्साहित करता है, कौन रिकॉग्नाइज करता है? कोई नहीं करता। कोई कॉमेडी बना दो, कुछ नाचने कूदने वाला बना दो, तो दुनिया की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। भर भर के कमेंट लो, भर भर के लाइक लो, भर भर के शेयर सब्सक्राइब, पूरे दिन उसी को देखेंगे। पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है।
जैसे तैसे टाइम भी निकालेंगे 10-5 मिनट का तो लाइक नहीं करेंगे, ना शेयर करने का टाइम है, ना कमेंट बॉक्स में कुछ लिखने का टाइम है। अच्छा लगता है तो थैंक यू बोल दो, बुरा लगता है तो वो बताओ, सजेशन दो, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे तो लगता है कि आप लोग वीडियो देखते भी नहीं हो, एक आध बंदे को छोड़कर, क्योंकि ये पढ़ाई का फील्ड है, यहाँ हर किसी का मन नहीं लगता, मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मेरा एक प्रयास है कि अगर मेरे प्रयास से किसी एक का भी कुछ वाला होता है, इसकी भी लाइफ में कुछ चेंज आता है, तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ कि हाँ मैंने जो किया उसका मुझे फल मिल गया। बस सब तो नहीं करते, भीड़ इकट्ठी है हजारों की, अच्छे काम में हर किसी का मन नहीं लगता। खैर छोड़ो, मैं आगे बढ़ती हूँ ना। कार्य के अन्य मात्रक भी हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलोवाट आवर, ये सब कार्य की मात्रक है। तो कंफ्यूज आना नहीं है आपको कि ये किसकी मात्रक है। बीमी सूत्र में आपको ऊपर बता चुकी हूँ निकाल के, ये देखिए मैंने बताया था ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम का हो गया था m, ठीक है, मीटर स्क्वायर का हो गया था लेंथ को दर्शाता L2, और पर सेकंड स्क्वायर का हो गया था T-2। आई होप आपको मात्रा को विमान निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य की माप। ऊपर हम बता चुके हैं आपको कि जब हम किसी कोण पर विस्थापन बल लगाते हैं, विस्थापन होता है, तो Fs cos थीटा से कार्य को निकालते हैं। कार्य बराबर Fs cos थीटा। यदि थीटा बराबर 0 हो, यानी विस्थापन बल की दिशा में हो, समझ रहे हो। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इस पर बल लगाया, बल किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में, और इसी दिशा में हो गया विस्थापन, तो उस स्थिति में थीटा 0 होता है और cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान होता है 1, तो कार्य हो जाता है W बराबर Fs, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि थीटा 90 है, यानी विस्थापन बल की लंबवत दिशा में हो, ये हमने बल लगाया है और इसकी लंबवत दिशा में विस्थापन होता है इस तरीके से, या ऊपर को होता है, तो थीटा 90 होगा और cos 90 का मान होता है 0। तो जब cos 90 का मान 0 होता है तो कार्य भी 0 हो जाता है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य होता है Fs, और जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होता है तो कार्य होता है आपका 0, ठीक है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे होते हैं, तो यदि थीटा का मान 90 डिग्री से कम है तो कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि 90 पर तो 0 ही होता है कोस। तो जब 90 से कम रहता है थीटा तो कार्य कैसा रहता है, धनात्मक होता है। यदि थीटा 90 से अधिक हो जाता है तो कार्य ऋणात्मक हो जाता है। आपने कक्षा 10वीं में ये पढ़ा होंगे, चतुर्थ जो खंड होते हैं, यहाँ पर 0 से 90 तक, 90 से 180, 180 270, 270 से 360 तक रहता है। साइन कोस धनात्मक रहता है, इस तरीके से पढ़ा आपने, साइन कोस, कोस टेन, कोस सेक, टेन कोसेक, इनको पढ़ा है ना। तो जब 90 से अधिक होता है मान थीटा का, तो उसमें कोस का मान क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। कोस का मान सिर्फ इसी खंड में धनात्मक रहता है, और जब कोस का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो कार्य अपने आप ऋणात्मक हो जाता है। आई होप आपको थोड़ी सी मेमोरी रिकॉल हुई होगी, कक्षा 10वीं 12वीं में जो थोड़ा सा पढ़ा था। जिनका मैथ है उनको तो रिकॉल हुई होगी, और जिनका नहीं है तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने का उनको प्रयास किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ध्यान से सुने। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नियत चाल से गतिमान होती है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, मान लो ये वृत्ताकार मार्ग है और जिस पर कोई वस्तु गतिशील है, ठीक है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर कार्यरत अपकेंद्री बल, वस्तु जब घूम रही तो उस पर कोई तो बल कार्य कर रहा होगा, तो उस पर अपकेंद्री बल कार्य करता है केंद्र की ओर, और वस्तु का विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अतः अपकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, 0। अब केंद्रीय बल द्वारा आपसे इतना ही पूछ लेंगे, 3 मार्कर में कुछ भी पूछा जा सकता है। 3 मार्कर में आपसे ये पूछ सकते हैं कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील वस्तु पर अब केंद्रीय बल द्वारा किए गए कार्य का मान बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, अब केंद्रीय बल द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील वस्तु पर किए गए कार्य का मान 0 होता है। उन्होंने पूछ लिया क्यों 0 होता है, तो आप बताएंगे कि मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर कार्यरत अब केंद्रीय बल जो होता है वो वस्तु के विस्थापन के लंबवत होता है।
समझ रहे हैं बात को। प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं आपको पढ़ते हुए मैं ये भी बताऊंगी कि प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं। ऊपर से भी आपसे ये प्रश्न बन जाएगा कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होता है तब कार्य का मान कैसा होगा। तो आप लिखेंगे कार्य का मान ऋणात्मक होगा। क्या लिखेंगे आप? कार्य का मान ऋणात्मक होगा। आपसे वो ये भी पूछेंगे यदि थीटा का मान 90 तब कार्य का मान कैसा होगा। तब धनात्मक होगा। यदि थीटा का मान 90 से यहाँ 90 से कम था, 90 है तो कितना होगा? तो 0 होगा। और यदि बल विस्थापन दिशा में है तो कार्य कितना होगा? तो कार्य भी W बराबर Fs होगा। ये देखो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। 3 मार्कर में इतने ही प्रश्न बनने की संभावना है, इससे ज्यादा संभावना नहीं है। आपसे पूछ लेंगे कार्य का मात्रक बताइए, कार्य का भूमिति सूत्र बताइए, कार्य की परिभाषा दीजिए। अगर आपसे कार्य लिखने को आ जाए तो थोड़ा सा शॉर्ट में परिभाषित करके मात्रा का भूमिति सूत्र, इन बिंदुओं में आप अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य के प्रकार। कार्य को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला, धनात्मक कार्य। कार्य धनात्मक कब होगा? जब थीटा का मान 90 से कम होगा। ठीक है। दूसरा, ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कब होगा? जब थीटा का मान 90 से अधिक होगा। तीसरा है शून्य कार्य, जब थीटा का मान 90 होगा। इन तीनों ही स्थितियों में कार्य के प्रकार बताए गए, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तब बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक होता है, यानी जब थीटा 90 से कम होता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा पिंड को पृथ्वी सतह से ऊपर उठाने पर व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसमें आपको थोड़ी चीज समझने की है। क्या है? देखें, ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये एक व्यक्ति खड़ा है। ये क्या कर रहा है? इस वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठा रहा है। समझ रहे बात को? इस व्यक्ति ने कहाँ बल लगाया? ऊपर की ओर, और वस्तु भी गई ऊपर की ओर। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कैसा है? धनात्मक। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कैसा है? धनात्मक, क्योंकि व्यक्ति ने ऊपर की ओर बल लगाया, वस्तु भी ऊपर की ओर गई। लेकिन आप सब जानते हैं कि पृथ्वी भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। वो किधर को लगाती है? वो नीचे की ओर लगाती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक, क्योंकि विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है। बल नीचे को लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण नीचे को लगता है, और कार्य हुआ है ऊपर को। समझ रहे हैं आप? तो विस्थापन विपरीत दिशा में हुआ है तो कार्य कैसा है? ऋणात्मक होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। जब विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है, यानी व्यक्ति द्वारा बल लगाया गया है, तो कार्य व्यक्ति ने किया है तो धनात्मक है। लेकिन अगर हम बात करें कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, ऋणात्मक माना जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर नीचे की ओर लग रहा है, जबकि वस्तु का विस्थापन ऊपर की ओर हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो रटने से कुछ भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋणात्मक कार्य। ये एग्जाम्पल है इसके, किसी स्प्रिंग को खींचने पर बहाव बल द्वारा किया गया कार्य, ये भी धनात्मक कार्य की श्रेणी में ही आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऋणात्मक कार्य। ये देखिए, हमने अभी आपको बताया था, जब बल व विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तब बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा पिंड को पृथ्वी सतह से ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। ये वस्तु है और ये व्यक्ति है, इसको ऊपर की ओर उठा रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल तो नीचे की ओर लग रहा है ना, विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ये देखिए, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल विस्थापन की विपरीत दिशा में है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। जब कोई पिंड बल लगाने पर खुरदरे तल पर फिसलता है। मान लो कोई पिंड है, ये इस पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है, और खुरदरे तल पर इसको फिसलाया जा रहा है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल किधर को लगेगा? उल्टा इधर लगेगा ना, लगेगा ना विपरीत दिशा में। घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। तो जब घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाएगा, लेकिन व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा अब तो, और होना ही चाहिए, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आप ही के लिए बना है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप सजेशन देते हैं कोई, है ना। और मैं ज़्यादा किसी से उम्मीद तो नहीं करती,
अगर आप देखेंगे तो लाइक शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें और फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है। शून्य कार्य क्या होता है? जब बल व विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं, यानी थीटा क्या होगा आपका 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0। तो cos 90 0 हो गया तो W बराबर एफ cos थीटा से कार्य क्या हो गया आपका 0 हो गया। जब बल व विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं तब बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यदि कोई कुली सिर पर बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, ये कुली मान लो ये है और सिर पर बोझा उठाकर प्लेटफॉर्म पर चले जा रहा है, तो इस स्थिति में ये लंबवत है ना, थीटा 90 है और जब थीटा 90 है तो cos 90 0 होता है और W बराबर एफ cos थीटा से W हो गया 0, कार्य शून्य हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक समान चाल से वृत्ताकार पथ में गतिमान वस्तु पर, कोई वृत्ताकार पथ है, इस पर एक समान चाल से कोई वस्तु गतिमान है, उस पर अवकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि अवकेंद्री बल जो होता है विस्थापन के क्या होता है लंबवत होता है, cos 90 होता है 0, तो W बराबर एफ cos थीटा से कार्य हमारा 0 हो जाता है। तो जब बल व विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं तो कार्य क्या होता है 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कार्य एवं ऊर्जा में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको मैंने शॉर्ट में टू द पॉइंट लिखने की कोशिश की है। 3 मार्कर में या 5 मार्कर में आपसे पूछा जाए तो आप आराम से लिख पाएंगे। देखिए कार्य क्या है, बल के प्रभाव में गति, यानी जब देखो परिभाषा तो बहुत लेंदी दे सकते हैं हम, लेकिन हमको कम शब्दों में अपनी चीज परोसनी है तो शब्दों का प्रभाविता बहुत जरूरी है। तो बल के प्रभाव में गति को हम कार्य कहते हैं, यानी जब बल लगा के विस्थापन हो रहा है तो उसके कुछ चुने हुए शब्दों में क्या लिखेंगे, बल के प्रभाव में गति। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता, एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट, कार्य में विस्थापन होना आवश्यक है, जबकि ऊर्जा में वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन आवश्यक है। शायद आप कार्य ऊर्जा में पहली बार डिफरेंस पढ़ रहे हो तो ध्यान से देख लीजिएगा। कार्य में विस्थापन होना आवश्यक है, ऊर्जा में वस्तु की स्थिति आकार में परिवर्तन होना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट, ऊर्जा होने पर भी कार्य शून्य हो सकता है, मतलब ये कुली मान लीजिए उसमें एनर्जी नहीं है, क्या है ना एनर्जी, तभी तो जीवित है, लेकिन वो बोझा लेकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, उस स्थिति में कार्य शून्य है। यानी किसी वस्तु में अगर एनर्जी है तो कार्य शून्य हो सकता है, लेकिन कार्य करने की स्थिति में वस्तु की ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। लेकिन कार्य करने की स्थिति में वस्तु की ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। ऊर्जा होने पर कार्य शून्य हो सकता है, लेकिन कार्य होने पर ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। ये आप डिफरेंस याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य के मात्रकों में संबंध। ये देखिए 1 जूल बराबर 10⁻7 तक हम पढ़कर आए हैं। अगर इसका उल्टा करेंगे 1 अर्ग बराबर तो 10⁻⁻7 जूल हो जाएगा। ओके। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुणा 10⁻19 जूल, और 1 जूल क्या होता है 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ये देखो 1 MeV बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻13 जूल। ओके। 1 जूल इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻12 MeV और 1 kVh यानी किलो वाट हावर इक्वल टू 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ठीक है। आपको समझ में आया। यानी 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, 1 अर्ग बराबर 10⁻7 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻19 जूल, 1 जूल बराबर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 MeV बराबर 1.6 गुणा 10⁻13 जूल, 1 जूल बराबर 6.25 गुणा 10⁻12 MeV और 1 किलोवाट हावर बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो ये आपके मात्रकों में संबंध हो गया। ये आपका कार्य का टॉपिक आज हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। कार्य का पूरा टॉपिक ये पहला वाला हमने कवर कर लिया है। ठीक है। इसके बाद हम बल ऊर्जा अन्य कई पॉइंटों पढ़ेंगे। तो कार्य में हमने क्या क्या देखा, कार्य की परिभाषा देखी हमने, अदिश राशि है सदिश ये हमने बताया, विमाएं निकालना आपको बताया, मात्रक बताया आपको निकालना, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। ठीक है। और क्या बताया हमने कि अगर एक समान चाल से वस्तु गतिमान है तो कार्य कैसा होगा, तो शून्य होगा। यदि कोई कुली सिर पर बोझ रखकर गतिमान है तो भी कार्य शून्य होगा। कार्य की मात्रक के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया। ऐसा ही मात्रक कार्य का जूल होता है और सीजीएस मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है, और जूल और अर्ग में क्या संबंध है इसका भी हमने यहाँ पर विस्तृत अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य के अन्य मात्रकों के बारे में भी हमने यहाँ जाना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट
किलोवाट आवर होते MN/T ये इसका बिजली सूत्र होता है। और जब बल किसी कोण पर लगाया जा रहा हो तब कार्य का मात्रक W बराबर FS cos थीटा होता है। इसके बारे में हमने जाना। जब थीटा 90 होता है तब कार्य 0 होता है। और जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य धनात्मक होता है, और जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो कार्य ऋणात्मक होता है। इनके बारे में भी हमने यहाँ पर अध्ययन किया। ठीक है, और हमने क्या अध्ययन किया यहाँ पर, कार्य के प्रकार देखे हमने, है ना, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, इन सारे बारे में हमने अध्ययन किया आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वॉल्यूम कहाँ से बढ़ रही है यार। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अरे यार हटना दोस्तों, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आ गया इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ऋणात्मक कार्य के बारे में हमने जाना, है ना, शून्य कार्य के बारे में हमने जाना। जब बल विस्थापन लंबवत होंगे तो कार्य शून्य होगा, जब बल विस्थापन विपरीत दिशा में होंगे तो कार्य ऋणात्मक होगा, और जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में होंगे तो कार्य धनात्मक होगा। इनके हमने एग्जाम्पल भी देखे, जैसे कि जब कोई वस्तु है ना, ये मान लीजिए ये वस्तु को ये व्यक्ति, ठीक है, ऊपर की ओर उठा रहा है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया धनात्मक होगा क्योंकि विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है। लेकिन गुरुत्वीय बल पृथ्वी के नीचे की ओर कार्य करता है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर ऋणात्मक माना जाए। समझिए आप बात को, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं हम, ठीक, क्या इशू है यार वॉल्यूम का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कार्य ऊर्जा में हमने अंतर देखा, कार्य के प्रभाव में गति, कार्य क्या है, बल के प्रभाव में गति है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, कार्य विस्थापन होना आवश्यक होता है, ऊर्जा में स्थिति आकार में परिवर्तन आवश्यक होता है, कार्य में ऊर्जा होने पर भी कार्य शून्य हो सकता है, लेकिन कार्य होने पर ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनसे आपके यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन भी बन सकते हैं फ्री में। कार्य के मात्रकों में हमने यहाँ पर संबंध देखा, 1 जूल बराबर 10⁻7 तर्क। अगर इसका उल्टा करेंगे, 1 अर्क बराबर 10⁻7 जूल, ठीक है। 1 ये भी बराबर 1.6 गुणा 10⁻−19 जूल। 1 जूल बराबर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार ये मात्रा ये 1 किलोवाट आवर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ये सारे मात्रकों हमने संबंध देख लिया है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें, कंटेस्ट कर लें। मैंने पूरा प्रयास किया है कि कार से कोई भी चीज़ बाहर ना छूटे, उसके मात्रक, भूमि सूत्र, प्रकार सबको कवर करने की कोशिश की है। यहाँ से 3 मार्कर में या 5 मार्कर में या 11 मार्कर में जो भी प्रश्न बनता है आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हैं। और जो चीज़ें मैंने समझाई हैं जिनसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो आप उनको समझना, क्योंकि फ्रिक्शन में और भी टर्म आएंगे तो वहाँ भी आपके काम आएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और कोई भी डाउट है आपको या कुछ भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। और आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि शायद आपको फ़ायदा हो, साथ में किसी और को भी हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अपना फीडबैक देना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को सकारात्मक वे में लेकर चलें। अब हमारा अगला लेक्चर जो होगा ऊर्जा और बल पर होगा, तो आपके इस लेक्चर के फीडबैक के आधार पर हम अगले लेक्चर को जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। आपका फीडबैक कैसा रहता है उसी हिसाब से मेरा भी मन होता है मेहनत करने का। आपके फीडबैक नहीं आते तो फिर मैं भी धीमे धीमे काम करती रहती हूँ। आपके फीडबैक आएंगे तो मुझे भी लगेगा कि लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हैप्पीनेस ज़रूरी, हैप्पीनेस रख लाते हुए काम करना तो सक्सेस अपने आप मिल जाती है। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।